नमस्ते छात्रों, श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से सभी छात्रों का स्वागत करते हुए आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी लोक भारती इस किताब से डॉक्टर का अपहरण पाठ क्रमांक 7 पन्ना नंबर 21 इसकी ओर जा रहे हैं। आज मैं केवल इस पाठ का वाचन करती हूँ, प्रकट वाचन, जो तुम्हें ध्यानपूर्वक केवल सुनना है। ठीक है, तो देखो, कुछ महीने पहले अपने भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कालबेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज़ ही होता है। जब भी कोई मरीज़ सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कोई चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरे होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उन दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी आगे वाले पन्ने पर अब देखना है। किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी।
हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी हैं और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और परिवार से दूर एक दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। ठीक है, इस पन्ने को भी हमने समाप्त किया है। अब आगे वाले पन्ने पर हम देखेंगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूम घूम कर सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कोई सौरमंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण के कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। ये लोग हैं, वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें हैं जो इन्हें नाकारा हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए
तब कोई ऐसी तरकीब सोची कि सड़ा हुआ अंग काटकर उनके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीन की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत हैं। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इसके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यह लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था। आज के लिए और भविष्य के लिए। ठीक है ना। इस तरह हमने संपूर्ण पाठ का प्रकट वाचन किया है। अब आगे वाली क्रियाएं हम बाद में देखेंगे। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।